Hello everyone, welcome to Shriram's IS where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkar and in this session we'll have a look over today's important articles that is of 7th of April 2023. उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जैसे हम देखते हैं एज यूजुअल तो वो शुरू करेंगे और यहाँ पर पहले जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था तो उसके आंसर्स देखेंगे एंड आई सॉ कमेंट जिसके अंदर आप आंसर मेंशन कर रहे हो लेकिन वो पोस्ट नहीं हो पाता कभी कभी सो देयर माइट बी टेक्निकल ग्लिच या कुछ भी फॉर एनी अदर रीज़न हो सकता है. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. अगर आप यू बी ट्रू टू योरसेल्फ. अगर आपने आंसर्स मेंशन किए हैं तो वो आपने अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं किया है. दैट इज़ वो आपके प्रिपरेशन में ही ऐड हुआ है, राइट. तो यहाँ पर हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है. अगर कभी कभार ठीक है आंसर नहीं दिख पा रहा तो दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. उसको वैसे यूजुअली जब आप आंसर्स मेंशन करते हो तो हमेशा मुझे आंसर्स दिखते ही हैं. सो डोंट वरी, कभी कभार ऐसा हो जाता है, राइट. बट इसे ये नहीं सोचना है कि 1 घंटा वेस्ट हो गया. टाइम तो बल्कि आपने यूटिलाइज किया, आपने बेस्ट ऑफ अपनी प्रिपरेशन में ही ऐड किया है. सीख तो लिया ना, लर्निंग तो मिल गई. यही तो पर्पस है, ठीक है. इसी के साथ आज का सवाल लेते हैं. आपके आंसर जो आपने सोचे हुए थे, लिखे थे, तो उसके साथ मैच कर लेना. विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट पूछा है. और ये ध्यान में रखना आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे यूपीएससी ने पूछी थी और बहुत ही रीसेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज़ अ कमेटी दैट इज सेट अप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल and it works under its supervision. अच्छा, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली वैसे बाद में ही बताते हैं सही है या गलत. इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर. मतलब कोई भी कमेटी की मीटिंग्स कब होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. फिर वो कमेटी क्या करती है, उसका पर्पस क्या है और वो किसके अंडर आती है. दीज आर दी 3 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. It assesses the credentials of all the UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. तो यहाँ पर जो उसका पर्पस है that is right. तो ऑप्शन 3 जो है the statement is absolutely correct. 3rd statement is right. उसके बाद इट इज़ अ कमेटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल गलत. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आ जाती है आपकी गलत बिकॉज इट इज़ अ कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. फर्स्ट गलत हो गई तो एलिमिनेट करा, फिर भी 50-50 पे आ गए हैं. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर. तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये गलत है. एंड दिस कमेटी इज अपॉइंटेड एंड एट द बिगनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, राइट. तो यहाँ पर जो इसकी मीटिंग की जो स्पेसिफिक लाइन लिखी है वो भी गलत है. तो यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 9 मेंबर्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द प्रपोजल ऑफ द प्रेसिडेंट. सो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. पर्पस पता चल गया. जब भी आप ऐसी कमेटीज देखो, ये कमेटी सेटअप हुई किसके अंडर, इसका पर्पस और ये इनकी मीटिंग्स कब होती हैं. तो एनीवे आप कोई भी कमेटी पढ़ो तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बहुत सिंपल सा सवाल था, 2019 में पूछा था. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, सो इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन सी. तो रिपोर्ट्स एनीवे इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल में देख लो रिपोर्ट्स आती ही आती हैं. रिवर्स यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक. 3 रिवर्स के नाम दिए हैं. 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था. विच ऑफ द अबव फ्लो या फिर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश. तो क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि ऑप्शन 1 जो बराक रिवर है वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. एक रिवर भी पता हो, एलिमिनेट कर दो. फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ सीधा सेकेंड एंड थर्ड. सो बेसिकली बराक रिवर इज अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, राइट. तो ये रिवर आपके लिए, चलो ऐसा है, होमवर्क में डाल देते हैं आज. इस रिवर के बारे में आज आप पढ़ना. अगर आपने कल क्वेश्चंस करे हैं तो कल भी पढ़ लिया होना चाहिए फिर तो. इसी हमने जैसे सुबनसिरी रिवर के बारे में हमने कल देखा था, राइट. अरुणाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तब हमने ये रिवर कवर कर ली थी. तो लोहित और सुबनसिरी जो हैं दे फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है.
चलिए, ये ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की, ये तो पता ही होगा ना, दिबांग रिवर, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे लोहित रिवर, धनसरी रिवर, सुबनसरी रिवर, तीस्ता, मानस, खामेंग, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की। 2020 में यूपीएससी ने बोला इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क से एसोसिएटेड में 3 स्टेटमेंट्स रख रहे हैं, आप बता दीजिए, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts. आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम नाउ. इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts. देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क एंड इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो जब भी आप पढ़ो तो मेक श्योर करना कि आपको पता हो उस नेशनल पार्क से एसोसिएटेड वो पार्क कहाँ पर है, सिर्फ स्टेट से नहीं, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में रहता है, किस एरिया पे स्प्रेड है, इस लेवल डेप्थ तक जाना है. ह्यूमन हैबिटेशन उस पार्क में है या नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज अ स्लाइट ह्यूमन हैबिटेशन, तो स्टेटमेंट 2 गलत है. अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो मैं आंसर अपने सी पे डायरेक्टली आ सकती हूँ. कितने क्वेश्चंस हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, राइट, इतनी से इंफॉर्मेशन से. एंड इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर आपकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है जैसलमेर और बर्मा. तो बर्मेर डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पर सिचुएटेड है राजस्थान के अंदर. एंड हाउएवर ह्यूमन पॉपुलेशन विद इन दिस नेशनल पार्क इज देयर, रेदर इट इज लो बट येस इट इज देयर, राइट. And this park is protected by the local community, especially the Bishnoi is there. And statement 3rd जो है वो भी इसके लिए correct है. It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. तो option 3 को basically 1st and 3rd is the right answer. अच्छा, with reference to 2022 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को समझना important है. With reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. अगर कोई ऐसी टर्म न्यूज़ में आती है, उसके बारे में मैंने बोला था ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ये वो क्वेश्चन है. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Bottles made of it can be recycled into other products. Articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. तो यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया हो, अगर 2022 में देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, पॉलीइथाइलिन दैट PET, अगर मैं इसको बोलूँ सिंपल टर्म्स में, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिफ सिंथेटिक फाइबर, राइट, एंड इट इज़ मोल्डेड इनटू बेवरेज बॉटल्स ऑल्सो. तो यहाँ पर अगर बॉटल्स की बात है तो बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स. स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है. एंड इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स. तो 1st and 3rd स्टेटमेंट दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. रही बात 2nd स्टेटमेंट की, वो गलत है. और जब ये न्यूज़ में था तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने दे अनाउंस द बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल इन दीज PET bottles from 1st of April, क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग जो है इट इज़ डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, राइट. एंड उसके अलावा PET हैज़ बिकम वाइडली यूज्ड इन द कार्बोनेटेड बेवरेज बॉटल्स इन जार्स फॉर फूड प्रोसेसिंग. तो वी वांट टू प्रिवेंट इट. तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत है. और यहाँ पर ये न्यूज़ में भी रहा, तो आप इसके ऑप्शंस को देख रहे हो. पॉलीथाइलिन, लाइक अदर प्लास्टिक्स, it is not inert and it is known to release the additives and other degradation products into the environment. तो मतलब ये कहना कि it will not cause greenhouse gas emissions, तो ऐसा नहीं है. तो इसीलिए आपकी ऑप्शन क्या है, 1st and 3rd. कल एक शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करी थी मैंने, अगर आपने देख ली है तो बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर वो पब्लिश हो गई होगी. तो अभी ना क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन वहाँ मैंने पूछा था. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस. The leader of an elephant group is female. The maximum gestation period can be 22 months. बिल्कुल सही है. 1st and 2nd स्टेटमेंट आंसर यही है. आगे की 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं, बताऊंगी. लेकिन स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो, जब हम ऐसे ही देखते हैं एलिफेंट्स, टाइगर, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ से देखो कैसे सवाल आया है. लीडर, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड. एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 40 years only जैसी स्टेटमेंट्स अधिकतर गलत हो जाती हैं. एंड अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला. तो
तो ये भी गलत है। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ, दे आर इनकरेक्ट। काल स्टे विद देयर मदर्स अंटिल दे आर अबाउट 5 years old, राइट। एंड रही बात हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स की, कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर, तो थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट एंड वी कम अप विद ऑप्शन ए। ऑप्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस देने, मतलब आंसर पे ज़्यादा आने से अच्छा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने से कि अच्छा ए आंसर, बी आंसर, हाउ टू रीच टू दैट आंसर, हाउ स्टेटमेंट्स आर बीइंग फॉर्म, ये ज़रूर समझा करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज ना आपको मेंस के लिए बहुत कंटेंट मिलने वाला है, तो इसीलिए स्टे ट्यून टिल द लास्ट। और यहाँ पर चीज़ों को सुनना ध्यान से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 से लिंक करता है। फिर यूनाइटेड नेशंस हेल्ड इट्स वेरी फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस इन 46 years, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या आउटकम्स रहे हैं, क्या बातें हुई, क्या डिस्कशंस हुए, तो पेपर 2 क्या रिकमेंडेशंस हैं। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन इलेक्शन में इंडिया न्यूज़ में रहा है, तो इलेक्शंस हुए, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे पेपर 2 से। इंटरनेशनल रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ में है, और इससे हम काफ़ी चीज़ें और लिंक करेंगे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डीप सी माइनिंग के बारे में भी जानेंगे, राइट, यूएन क्लॉज, और अभी हमने हाई सीज ट्रीटी के बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो इसको लिंक करेंगे इस टॉपिक के साथ। जीआई टैग मिला फॉर द लद्दाख वुड कार्विंग, तो इसको भी पढ़ेंगे। और अभी जीआई टैग एक पान को भी मिला है, तो वो बनारस का पान, और काफ़ी लिस्ट है एक जीआई टैग की, तो वो कुछ देख लेंगे प्रोडक्ट्स। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से लिंक करता है, तो ये सारे आर्टिकल्स आज के इस सेशन के अंदर कवर होंगे। जाना कहीं नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो पहला आर्टिकल अगर आप देख रहे हो, दैट इज़ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, and Karnataka is the state that has achieved the top rank among the 18 large and mid-sized states, किसमें? In the delivery of justice with population over 1 crore। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो रिपोर्ट है ये इनिशिएटिव है ऑफ टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। पहली बार 2019 में ये पब्लिश हुई थी। एंड क्या करती है, अलग अलग स्टेट्स में जस्टिस डिलीवरी की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करना ऑन सेवरल पैरामीटर्स, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, लीगल एड प्रोवाइडेड, तो इन पैरामीटर्स पे स्टेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ का जस्टिस प्रोसीजर जो है, जो सिस्टम है, उस पर बात करी जाती है। तो मैं वैसे कर्नाटका ने टॉप रैंक लिया है, सेकेंड पोजीशन इज ऑफ तमिलनाडु, तेलंगाना थर्ड पोजीशन पे है, और यूपी इज एट द रैंक 18 जो कि सबसे लोएस्ट है। यहाँ तो मिड साइज और लार्ज स्टेट्स की बात हुई थी। स्मॉल स्टेट्स, अ लिस्ट हुई ऑफ 7 स्मॉल स्टेट्स जहाँ पर पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, उसमें सिक्किम ने टॉप किया है, राइट। एंड सिक्किम हैज़ बीन फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। गोवा इज एट द रैंक 7 जो कि उस हिसाब से लिस्ट में लोएस्ट हो जाता है। इंडियन जुडिशरी की जब हम बात करते हैं अब, तो आते हैं कुछ है कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। देखो, इंडियन जुडिशरी, व्हाट आर द रिपोर्ट के भी हाईलाइट्स हैं। सो द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड, शॉर्टेज ऑफ जजेस, Indian judiciary is facing the severe shortage of judges, infrastructure, pendency in cases, increasing case loads, decreasing the case clearance rates in the lower courts. तो ये एक बहुत important point है। And if I talk 2022 December तक में, तो high courts were functioning with only 778 judges against the sanctioned strength of 1108 judges. अब उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, स्टेट्स हैव इंक्रीज द बजट एलोकेशन ऑल्सो फॉर देयर लीगल एड, लेकिन लीगल एड क्लिनिक्स हैव रिड्यूस बाय 44%। जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 60% टू देयर लीगल एड बजट। पेंडेंसी, नंबर ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग पर जज, वो भी राइज हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ओवर द लास्ट 5 years। और अगर मैं एवरेज पेंडेंसी की बात करूँ इन दी हाई कोर्ट्स, इट इज़ हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, एंड इट इज़ लोएस्ट इन त्रिपुरा, सिक्किम एंड मेघालय। केस लोड
per judge it has steadily increased, right? So ये सब चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट करी हैं. रिकमेंडेशंस भी हैं दैट गवर्नमेंट नीड टू एड्रेस दिस इशू ऑफ filling the vacant judge post, providing advocate infrastructure and taking all those measures so as to improve the efficiency of the judicial system, right? तो यहाँ पर better police training या आप बता सकते हो reducing the overcrowding in the prisons, improving the speed, the efficiency of judicial system, attention देनी चाहिए to be paid to the need of the victims of crime, right? तो these are the challenges and certain recommendations that you can give in this regard. चलते हैं एक क्वेश्चन पे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में यूपीएससी ने पूछा था. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर इसका आंसर मैं आपको दूंगी कब? कल के सेशन के अंदर. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. क्वेश्चन चाहते हो तो मैं आपके लिए पढ़ भी सकती हूँ. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोबीड्स. सो व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स? ये क्वेश्चन है. Water Conference. United Nation held its first water conference in 46 years. तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना, आउटकम्स ऑफ दिस वाटर कॉन्फ्रेंस. ये कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. क्या बोला उस कॉन्फ्रेंस ने? UN recognized that we are not doing enough to meet Sustainable Development Goal 6. कल भी हमने एक रिपोर्ट की बात करी थी एनर्जी ट्रांजिशन की, जिसमें हमने बोला था वो जो हम पेरिस क्लाइमेट गोल है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट. वी मतलब वर्ड सिनेरियो की बात हो रही है यहाँ पर. सो यहाँ पर UN विद रिस्पेक्ट टू वाटर कॉन्फ्रेंस दे आर रियलाइजिंग दैट वी आर नॉट डूइंग एनफ. जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6 क्या है वो बताना, जिसका एम क्या है? क्लीन वाटर और सैनिटेशन देना फॉर एवरी वन बाय 2030. सो वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट. यहाँ पर भी वी आर नॉट डूइंग एनफ. अर्जेंट नीड है फॉर एक्शन. इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ रिपोर्ट दैट इज वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018. ये कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? इट ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, सबको साथ में काम करें और जो ग्लोबल वाटर चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए. See, water problems usually they are local, लेकिन अगर सब साथ में काम करेंगे, countries can learn from each other, they can share their technologies, they can invest in the solutions too. So ये conference की theme जो रही है that was our watershed movement uniting the world for water, basically जिसका aim है to support the achievement of water related goals and objectives. तो यहाँ पर देखो प्रॉपर अभी स्पेसिफिक इनोवेशंस की ज़रूरत है इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन द रिमोट एरियाज. एंड ये भी समझने की ज़रूरत है कि बिफोर गोइंग इनटू अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट वी मस्ट एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ इट, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है. नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन ईच रीजन, कि वो इम्पॉर्टेंट है. सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट ईच कंट्री ओपन क्या करती है? दे री इन्वेंट द व्हील. वी नीड टू एक्सिलरेट क्रॉस लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, राइट? कि एंड कैपेसिटी बिल्ड करना. लोकल प्रॉब्लम है वाटर की. पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर डिजाइंड for and by the very powerful actors in the society. So ऐसे efforts होने चाहिए that are keeping in mind the marginalized section of the society, the communities, and understand उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और हमें इसको समझने की ज़रूरत है. साथ ही साथ वी नीड टू एड्रेस की सेफ वाटर ड्रिंकिंग को तो इम्प्रूव करना ही है. हमारा जल जीवन मिशन देख लो, राइट? लेकिन उसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर ओवर एब्स्ट्रैक्शन which is the major problem that is leading to the water scarcity, contamination. वाटर सेक्टर पूरा का पूरा फ्रेगमेंटेड है क्योंकि वाटर प्रॉब्लम्स लोकल हैं, सॉल्यूशंस भी क्या होंगे? लोकल ही होंगे. सो वी नीड टू कम अप विद द एम्बिशियस गोल्स, गेम चेंजिंग आइडियाज. तो यहाँ पर आप कैसे बेटर गवर्नेंस को प्रमोट करते हो, कैसे पानी की एफिशिएंसी, इरिगेशन आप देख सकते हो इसके अंदर. सो हाउ यू विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, water use, restoring the quality of water in lakes. Mission Amrit Sarovar जिसका टारगेट है till 15th of August 2023, right, to reconstruct
एंड टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी इन लेक्स एंड रिवर्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। ठीक है, अब ये देखो एक क्वेश्चन है, What are the silent features of Jal Shakti Abhiyan launched by the Government of India for water conservation and water security? So try to write this answer. और मैंने काफ़ी इसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं अब आपके साथ, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा आंसर लिखें ये सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए। अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑल दीज अबव करेक्टरिस्टिक्स। तो रीड करना और ट्राई टू कम अप विद द आंसर। 2012 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था और फिर इसको हम कल के सेशन में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। हुआ क्या है? इलेक्शन। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द हाईएस्ट स्टेटिस्टिकल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। क्या टर्म के लिए? फॉर 4 years टर्म। बेसिकली जो कॉम्पिटिटर इस इलेक्शन में थे तो इसमें इंडिया था, चाइना था, साउथ कोरिया था, सो देयर वर 4 countries जो एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करें, तो कौन करे, राइट? तो यहाँ पर इंडिया वॉज इलेक्टेड। कैसे इलेक्शंस हुए, किसने इलेक्ट किया, क्या है ये बॉडी, इसके बारे में जानेंगे। बट उससे पहले ये देख लो, इंडिया जो इलेक्ट हुई है फॉर 4 year टर्म्स, इट विल बी बिगनिंग, उसकी जो बिगनिंग होगी फ्रॉम 1st of January 2024। इंडिया सिक्योर्ड 46 out of 53 वोट्स इन द इलेक्शन टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये कमीशन को समझने से पहले आई होप आपको यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट, इकोसॉक बोलते हैं, उसके अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये जो कमीशन है, इसमें जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग करी, और बेसिकली जो इकोसॉक के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग करी। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, मैं इस अब समझो इस कमीशन को। ये कमीशन जिसका मेंबर है बता दिया, मतलब किसके अंदर आती है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 में एस्टैब्लिश हुई। ये एक हाईएस्ट बॉडी है जो भी चीफ स्टैटिस्टिशियंस हैं उनको साथ में लेकर आना और स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर कमीशन की। Developing the concept, developing the methods, implementation of them at the national level, international level, ये काम है इस बॉडी का। It oversees the work of United Nations Statistic Division and it is a functional commission of UN Economic and Social Council. Since ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा ना, यही तो मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यू अंडरस्टैंडिंग। ये काफ़ी बच्चे ना इस लाइन को ऐसे ही देख के चले जाएंगे कि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से एनालिसिस करी है उसको पता है कि यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है कि सिंस 1999 कमीशन मीट्स एवरी ईयर। समझे बात को? ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझना कि यहाँ से सवाल बन सकता है, वहाँ पर आपका स्पेशल फोकस जाता है। ये जो कमीशन है इसके अंदर 24 मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट आर इलेक्टेड बाय द इकोसॉक। मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अफ्रीकन स्टेट से 5 मेंबर्स हो गए, एशिया पैसिफिक से 4 मेंबर्स, राइट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 4 मेंबर्स, लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट से 4 मेंबर्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 मेंबर्स। तो द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर इज 4 years। ठीक है, एंड इंडिया रिसेंटली वन द इलेक्शन। फंक्शंस बता दिए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट, उसको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिकल वर्क, एडवाइजिंग द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन जनरल क्वेश्चंस, इम्प्रूविंग प्रमोटिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये सब काम है, फंक्शंस हैं। 2014 में क्वेश्चन आया विद रेफरेंस टू इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, ट्राई टू सॉल्व इट, फिर उसके बाद हम इसका आंसर जो है वो देखेंगे अगले सेशन के अंदर। चलिए, ओके देन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको आपको लिंक करना रहेगा बहुत सी और चीज़ों के साथ, तो वो करते हैं अब। पहली बात तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी रिसेंटली डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है
that it will start taking the permit applications from the companies that want to mine the ocean floor. Mining, deep sea mining क्या है? It is a process. कैसा process? Process of retrieving those mineral deposits from the deep sea bed from the ocean below. राइट तो यहाँ पर इसके रीजंस भी हैं. वी ऑल नो कि एक इंक्रीजिंग डिमांड है ऑफ दीज मेटल्स टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, बैटरीज. बट ये भी पता है कि ग्रोइंग इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि डिप्लीटिंग स्टॉक्स हो रहे हैं ऑफ द मेटल्स, कॉपर, निकर, एल्यूमिनियम, एंड दिस इज कॉजिंग अ शिफ्ट ऑफ फोकस हो रहा है टुवर्ड्स डीप सी डिपॉजिट्स. राइट तो यहाँ पर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है एक एजेंसी है अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज, सबको पता ही है. ये क्या करती है अथॉरिटी? ये देखो ये क्या करती है अथॉरिटी, इसका मैंडेट क्या है? मॉनिटरिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज इन द डीप सी. बेसिकली द इंटरनेशनल सी बेड इज वो क्या है? वो एरिया है दैट लाई बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन. आईएसए ने मतलब अगर मैं बताऊं तो अभी फरवरी के मंथ में इट इशूड 32 कॉन्ट्रैक्ट्स. किस लिए? टू एक्सप्लोर द डीप सी मिनरल डिपॉजिट्स and more than 1.5 million square kilometer of the international seabed have been set aside for mineral exploration. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1982 में ये सीबेड अथॉरिटी इट वाज एस्टैब्लिश्ड. ये सब मैंने आपको बता दिया, इसका मैंडेट भी बता दिया. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. वो भी बता दिए, इन नोड्यूल्स के बारे में बता दिया. दे आर द राउंडेड एक्ट्रीशंस ऑफ मैंगनीज, आयरन हाइड्रोक्साइड. कहाँ पे? अबाइसल प्लेन्स में दे आर मोस्ट अबेंडेंट एंड दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन. लिंक कर सकते हो. यूएन क्लॉज की अगर बात आ रही है तो अभी हमने रिसेंट टाइम्स पे यूएन ट्रीटी पढ़ी थी ऑन दी हाई सीज. बहुत लंबे समय के बाद आफ्टर यूएन क्लॉज इस पे बात हुई. यूनाइटेड नेशन मेंबर्स एग्रीड ऑन दिस हाई सीज ट्रीटी. क्या थी ये हाई सीज ट्रीटी? किसी को याद है? हाई सीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड ओशन एरिया. दे आर होम टू लैक्स ऑफ स्पीशीज. सो ये ट्रीटी जो है दैट इज एडॉप्टेड. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है इसका सिग्निफिकेंस? बताओगे? मतलब चलो ऐसा करते हैं, ये आज आपके लिए होमवर्क में डाल देते हैं. तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, हम ये कर चुके हैं. आप इसको अगर आज हम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यूएन क्लॉज टर्म न्यूज़ में आ गई, तो हाई सीज ट्रीटी आज आप वापस से कवर करोगे, मतलब रिवाइज करोगे वंस अगेन, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये मार्च के मंथ में ही न्यूज़ में थी. ठीक है. हाँ, इसी के साथ साथ ना क्योंकि हम मैरीटाइम सेक्टर में घुस ही गए हैं तो नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में भी देख लो. चीज़ें ऐसे ही सारी लिंक हो जाती हैं. 5 अप्रैल को इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल मैरीटाइम डे एंड इस बार की थीम क्या थी? प्रोपेलिंग इंडियन मैरीटाइम टू नेट ज़ीरो. और यहाँ पर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टोरेट जनरल बेसिकली ऑफ द शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. हाईलाइट करा नीड को फॉर द कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ अचीविंग द नेट जीरो टारगेट इन द मैरीटाइम सेक्टर. तो गवर्नमेंट हैज एक्नॉलेज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सी फेयरर्स आल्सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड क्या एम्फसाइज किया है? इंडिया का एफर्ट टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक कोस्ट को रिड्यूस करना एंड फैसिलिटेट शिपिंग. तो उसी मैरीटाइम सेक्टर का जो विजन है उसको अचीव करना. एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ द मैरीटाइम इंस्टीट्यूट सो दैट यू कैन अचीव द गोल ऑफ मैरीटाइम विजन 2030. राइट. अब उसी के साथ साथ ये है आपके लिए क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2014 में यूपीएससी ने पूछा था. सो हैव अ लुक ओवर इट. जो भी इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फिर इसकी हम एनालिसिस करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन. ठीक है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दैट वाज इन न्यूज़. सो हैव अ लुक ओवर इट. ये सेंचुरी कहाँ पर है? किसी को आइडिया है? अरुणाचल प्रदेश में. चलो लेट्स हैव अ लुक. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. नॉट एबल टू चेंज द स्लाइड. Yeah, National Tiger Conservation Authority chief recently said that Dibang Wildlife Sanctuary would soon be notified as Tiger Reserve.
तो सवाल प्रीलिम्स में कैसे तो सवाल बनते हैं, आपने लिस्ट देखी थी ना इफ़ यू रिमेंबर कि इसमें से कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, राइट। तो ऐसा कुछ भी हो तो मालूम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनिनी डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ जगह देख सकते हो आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर दिबांग रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। इट ऑक्यूपाइज बेसिकली द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। एल्टीट्यूड 1800 to 5000 मीटर। वेजिटेशन की बात करें तो टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट और टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट, रोडोडेंड्रोन, बैम्बू, तो ये सब आपको फ्लोरा यहाँ देखने को मिलेगी। अल्पाइन वेजिटेशन भी है एट विच अकर्स एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। टाइगर्स, ब्लैक बियर, मस्क डियर, दीज आर दी फना स्पीशीज दैट आर फाउंड हेयर, राइट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आपके साथ कवर कर दिए हैं। जीआई टैग की एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी आपको, सो स्टे ट्यून विद दैट। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी के साथ दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck. Good wishes.